मूवी की शुरुआत होती है करोड़ों साल पहले की दुनिया से, जब धरती पर हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उनमें सबसे खतरनाक थे डायनासोर। तभी एक डरावना शिकारी डायनासोर बाकी जानवरों का शिकार करने आता है, जिसे देखकर सब जानवर जान बचाकर समुद्र की ओर भागने लगते हैं। डायनासोर उनका पीछा करते हुए जैसे ही पानी में उतरता है, तभी समुद्र की गहराई से एक विशालकाय शार्क निकलती है, मेगालोडॉन, और डायनासोर को जिंदा निगल जाती है। इसके बाद सीन सीधे बदलता है और हमें मौजूदा समय यानी प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहां जोनास नाम का एक बहादुर आदमी कंटेनर के अंदर से निकलता है। असल में वह एक शिप पर मौजूद था, जो समुद्र के बीचों बीच चल रही थी और उस पर कई कंटेनर्स रखे थे। जोनास यहां किसी गैर कानूनी गतिविधि का सबूत इकट्ठा करने आया था। कंटेनर से बाहर निकलकर वो देखता है कि कुछ लोग जहरीले केमिकल से भरे कैन समुद्र में फेंक रहे हैं, तो वो चुपचाप उनकी फोटो खींच लेता है। फिर वह शिप के ऑफिस में जाकर रिकॉर्ड फाइल की तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहां एक तोता उसे देखकर शोर मचाने लगता है। गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और जोनास पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोनास अपनी फुर्ती और फाइटिंग स्किल्स से उनसे बचकर भाग निकलता है और कई गार्ड्स को बुरी तरह पीट देता है। मगर गार्ड्स की तादाद ज्यादा होती है, तो जोनास शिप के ऊपर पहुंचता है और वहां से खुद को बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा देता है। ठीक उसी समय उसके साथी मैक और रगास एक प्लेन लेकर वहां पहुंचते हैं और जोनास को समय रहते समुद्र से निकालकर बचा लेते हैं। इसके बाद कहानी हमें चीन के ओशियानिक इंस्टीट्यूट हैनान ले जाती है, जहां डायरेक्टर जूमिंग और उसकी इन्वेस्टर हिलरी अपने नए आविष्कार का टेस्ट कर रहे होते हैं। दरअसल जूमिंग की टीम ने एक खास सूट बनाया था, जो इंसान की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है, और इसे पहनकर इंसान समुद्र की गहराई में भी आराम से मिशन कर सकता है। जूमिंग जब यह सूट पहनकर एक भारी पत्थर को तोड़ देता है, तो सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहां उसकी भतीजी मिंग आती है और अपने अंकल को याद दिलाती है कि आज रात उनकी कंपनी की 10वीं सालगिरह की पार्टी है। इस पार्टी में हमें जोनास भी दिखाई देता है, जो जूमिंग के दोस्त का भाई है और मिंग को गोद लेकर उसका पिता बन चुका है। पार्टी के दौरान जूमिंग स्टेज पर आता है और अपने सभी आविष्कारों के बारे में लोगों को बताता है। वह सबको अपने इंस्टीट्यूट के पूल में मौजूद एक विशाल शार्क दिखाता है, जिसका नाम उन्होंने हाइकी रखा है। ये वही मेगालोडन है जिसे उन्होंने बहुत पहले समुद्र की 20,000 फीट गहराई से पकड़कर लाया था। जूमिंग बताता है कि हाइकी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उसी की मदद से अब वह समुद्र की गहराइयों तक जाने की तकनीक विकसित कर पाए हैं। अगले दिन मिंग जोनास से कहती है कि वह उसके साथ समुद्र मिशन पर जाना चाहती है, लेकिन जोनास उसे मना कर देता है, क्योंकि वह अभी बच्ची है और समुद्र के मिशन बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तभी वहां रिगास आती है और बताती है कि जूमिंग हाइकी के पूल में चला गया है। यह सुनते ही जोनास दौड़कर जूमिंग को देखने चला जाता है और उसे चेतावनी देता है कि इतनी बड़ी शार्क से खतरा हो सकता है, लेकिन जूमिंग को पूरा भरोसा होता है कि सब कुछ उसकी पकड़ में है। जूमिंग हाइकी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और शार्क धीरे धीरे उसके चारों ओर तैरने लगती है, लेकिन अचानक ही वह उस पर हमला कर देती है। बाहर खड़े जोनास और बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाइकी ने जूमिंग को मार दिया है। लेकिन तभी जूमिंग पुल से सही सलामत बाहर आ जाता है और बताता है कि शार्क के हमला करने से पहले ही वह पूल से बाहर निकल गया था। इसके बाद जोनास और जूमिंग आपस में बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हाइकी का व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया है, जैसे वह बेचैन हो। कुछ समय बाद जूमिंग और उसकी टीम मानावन नाम के मरीन रिसर्च सेंटर में जाते हैं, जिसे वो लोग अपने अंडर वाटर बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसी रात एक चौंकाने वाली घटना होती है। हाइकी पूल की दीवार तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। अगली सुबह जूमिंग और उसकी टीम 2 सबमरीन लेकर समुद्र के मिशन पर निकलती है। पहली सबमरीन में जोनास, रिगास और सैल होते हैं, जबकि दूसरी सबमरीन में जूमिंग, लांस और कर्टिस मौजूद थे। वहीं मैक, जस और डीजे रडार पर नजर रखने के लिए बेस में ही रहते हैं। जब सबमरीनें समुद्र की गहराइयों में पहुंचती हैं, तब उन्हें सीसीटीवी स्क्रीन पर हलचल नजर आती है और पता चलता है कि मेंग भी चोरी छिपे सबमरीन में घुस आई है। जोनास उसे देखकर मिशन रोकने की बात करता है, लेकिन तभी रडार पर एक मेगालोडन शार्क उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन तभी कंप्यूटर हाइकी के ट्रैकर से कनेक्ट हो जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि जो शार्क उनकी ओर बढ़ रही है, वह और कोई नहीं बल्कि हाइकी ही है। पहले की हाइकी उन पर हमला करती, सबमरीनें समुद्र की थर्मोक्लाइन लेयर के अंदर चली जाती हैं। वहां टीम को एक और मेगालोडन नजर आता है, जो हाइकी से भी कई गुना बड़ा होता है।
सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। झूमिंग सभी को और भी गहराई में ले जाता है, जहां से ऊपर देखने पर उन्हें हाई की एक मेल मेगालोडन के साथ तैरती हुई दिखाई देती है। अब उन्हें समझ आता है कि हाइकी का अजीब व्यवहार इसलिए था क्योंकि यह मेगालोडन के प्रजनन यानी मेल मिलन का समय था। तभी उन्हें समुद्र की गहराई में एक सीक्रेट स्टेशन नजर आता है और वहीं एक दूसरी सबमरीन भी दिखती है जिसमें मोंटेस नाम का आदमी बैठा था। असल में मोंटेस एक अवैध माइनिंग ऑपरेशन चला रहा था और समुद्र से कीमती मिनरल्स चुराने आया था। उसके लोग चट्टानों में ब्लास्टिंग के लिए बम लगा रहे थे। जब मोंटेस को पता चलता है कि झूमिंग की सबमरीन वहां है, तो वह सबूत मिटाने के लिए बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन वह खुद किसी तरह वहां से भाग निकलता है। उधर समुद्र के नीचे मोंटेस के ब्लास्ट की वजह से झूमिंग की दोनों सबमरीनों के ऊपर एक भारी चट्टान गिर जाती है, जिससे उनका बेस से सारा संपर्क टूट जाता है। दूसरी तरफ बेस पर मौजूद मैक जस से कहता है कि हमें अपनी सबमरीन लेकर टीम को बचाने जाना होगा, लेकिन जब जस सबमरीन को चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उसमें खराबी कर दी है। अब मैक को शक होने लगता है कि उनकी अपनी ही टीम में कोई गद्दार छिपा हुआ है। इस बीच सैल किसी तरह बेस से संपर्क करने में कामयाब हो जाती है और अब जोनास और मैक एक दूसरे से बात कर पाते हैं। मैक जोनास को बताता है कि रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होने वाली सबमरीन अब काम नहीं कर रही है। ये सुनकर जोनास एक बड़ा फैसला लेता है। वह स्पेशल सूट पहनकर समुद्र की गहराई में बने उस सीक्रेट स्टेशन तक पैदल जाने का प्लान बनाता है। लेकिन परेशानी ये थी कि उस सूट में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन थी, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द स्टेशन तक पहुंचना जरूरी था। फिर सभी लोग सबमरीन से बाहर निकलते हैं और पैदल समुद्र की सतह पर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में जोनास को झूमिंग और बाकी बचे लोग भी मिल जाते हैं। यह समुद्री इलाका दिखने में बेहद खूबसूरत था क्योंकि वहां चमकने वाले अजीब पौधे मौजूद थे। लांस जब इन पौधों को नजदीक से देखता है, तभी अचानक एक अजीब सा समुद्री जीव वहां आ जाता है। टीम किसी तरह उसे डराकर भगा देती है और फिर वे आगे बढ़ते हैं। तभी अंधेरे में हलचल होती है और जब सब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वह खतरनाक क्रीचर लांस को उठाकर ले जा चुका है। यह देख सब बुरी तरह डर जाते हैं और तेजी से स्टेशन की ओर भागते हैं। उधर मैक, डीजे और जस को सीसीटीवी फुटेज और एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स खंगालने का काम देता है, ताकि यह पता चल सके कि उनकी टीम में छिपा हुआ गद्दार कौन है। इसी बीच एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। मोंटेस हिलरी से संपर्क करता है और अब हमें पता चलता है कि मोंटेस असल में हिलरी के लिए काम कर रहा था। हिलरी मोंटेस को आदेश देती है कि वह झूमिंग और उसकी पूरी टीम को खत्म कर दे, क्योंकि अब इन लोगों को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है। दूसरी तरफ सीन सैल पर शिफ्ट होता है, जो बहुत घबराई हुई थी। उसकी घबराहट की वजह से उसके सूट की ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगती है। तभी अचानक मगरमच्छ जैसे दिखने वाले अजीब जीवों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। सभी लोग उन खतरनाक क्रीचर्स से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस झड़प में कर्टिस का हेलमेट टूट जाता है। उसी वक्त झूमिंग देखता है कि मेंग खतरे में है, तो वह जल्दी से एक फ्लेयर जलाकर उन जीवों को डरा देता है और मेंग को बचा लेता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद सभी लोग मोंटेस के बनाए सीक्रेट स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही 2 मेगालोडन शार्क्स आ जाती हैं और टीम पर हमला कर देती हैं। काफी संघर्ष के बाद वे किसी तरह खुद को बचाकर स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन भागते वक्त सैल ठीक से सांस नहीं ले पाती और पानी में गिर जाती है, जिसका फायदा उठाकर एक शार्क उसे मार देती है। अब बचे हुए लोग जल्दी से स्टेशन का गेट बंद कर लेते हैं, जिससे शार्क उनका पीछा छोड़ देती है। पर मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। कर्टिस के हेलमेट के टूट जाने से उसके सूट में प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और वह दम घुटने से मर जाता है। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, जोनास, मेंग, झूमिंग और रिगा। चारों अपने सूट उतारकर स्टेशन के अंदर जांच शुरू करते हैं। मेंग कंट्रोल रूम में जाकर बेस में मौजूद मैक से संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी स्टेशन में रखे बॉक्सेस में मोंटेस द्वारा चुराए गए महंगे मिनरल्स मिलते हैं। झूमिंग बताता है कि इन मिनरल्स का इस्तेमाल एरोस्पेस यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है और इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसी बीच मेंग आखिरकार जैस से संपर्क कर पाती है। जैस उन्हें बताती है कि इस स्टेशन के दूसरे कोने पर 2 इमरजेंसी पॉड्स हैं, जिनसे वे लोग समुद्र के ऊपर तक जा सकते हैं। इसके बाद सभी लोग उन पॉड्स की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर झूमिंग देखता है कि कुछ लोग उसी के बनाए स्पेशल सूट का इस्तेमाल कर रहे थे। ये देखकर वह समझ जाता है कि इन सब के पीछे किसी अपने ही टीम मेंबर का हाथ है,
जैसे ही चारों पोर्ट्स तक पहुंचते हैं, अचानक स्टेशन का गेट अपने आप बंद हो जाता है और वहां लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर जैस नजर आती है, जो कहती है कि यह पूरा स्टेशन अब उसके कंट्रोल में है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि जैस ही असली गद्दार थी, जिसने अपनी ही टीम से धोखा किया था। जैस एक इमरजेंसी पॉड को रिलीज कर देती है, जिससे उनके पास अब सिर्फ एक ही पॉड बचता है। फिर जैस रीगा से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी टीम की जान बचानी है, तो तुम्हें जोन्स को मारना होगा। यह सुनकर जोन्स अपनी टीम की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। लेकिन रीगा ऐसा नहीं कर पाती और जोन्स को मारने से इनकार कर देती है। इस पर गुस्से में आकर जैस दूसरा पॉड भी रिलीज कर देती है, जिससे सभी की जान खतरे में पड़ जाती है। तभी स्क्रीन पर हिलरी नजर आती है। वह बड़े घमंड से बताती है कि उसने जूमिंग के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके कई गैर कानूनी काम किए हैं और इससे उसने खूब पैसा कमाया है। साथ ही वो कहती है कि वो आगे भी ऐसे ही काम करती रहेगी। यह सुनकर जूमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो स्क्रीन तोड़ देता है। अब हिलरी जैस को आदेश देती है कि वह स्टेशन में मौजूद सभी लोगों को मार डाले। जैस एक कमरे की हैच खोल देती है, जिससे समुद्र का पानी तेजी से अंदर आने लगता है। अब चारों के पास एक ही रास्ता बचता है, स्टेशन के गेट को खोलकर वहां से निकलना। लेकिन गेट को खोलने के लिए स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना जरूरी था। इसीलिए जोनस रिस्क लेकर एयरलॉक से होते हुए समुद्र में चला जाता है और वहां जाकर स्टेशन के कम्युनिकेशन लिंक को हैक करके जैस का पूरा कंट्रोल खत्म कर देता है। लेकिन गहरे पानी और दबाव के कारण जोनस बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, तो उसे पता चलता है कि उसे मोंटेस ने बचा लिया है। असल में मोंटेस जोनस से बदला लेना चाहता था, क्योंकि कई साल पहले जोनस ने उसे एक केस में जेल भेजा था। अब मौका पाकर मोंटेस खुद जोन्स को मारना चाहता है। उधर दूसरी तरफ जोन्स की टीम धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। तभी मोंटेस और जोन्स के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में जोन्स मोंटेस को पानी में धक्का देकर नीचे गिरा देता है और तेजी से कंट्रोल रूम में पहुंचता है। लेकिन मोंटेस फिर से वहां आ जाता है और एक बार फिर दोनों के बीच टक्कर होती है। आखिरकार जोन्स एक फावड़े से मोंटेस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह दौड़कर रूम का गेट खोलता है और अपने साथियों की जान बचा लेता है। अब सभी लोग मिलकर मोंटेस की सबमरीन में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक और खतरा सामने आ जाता है। मेगालोडन शार्क्स। वे तेजी से उनकी सबमरीन की ओर बढ़ रही थी। इस स्थिति को देखकर झूमिंग तुरंत एक आइडिया लगाता है। वह स्टेशन की सारी लाइट्स ऑन कर देता है ताकि शार्क्स का ध्यान भटक जाए। उसका प्लान काम कर जाता है और शार्क्स सबमरीन को छोड़कर स्टेशन की ओर मुड़ जाती है। अब टीम तेजी से समुद्र से बाहर निकलने लगती है। रास्ते में वे देखते हैं कि पहले हुए ब्लास्ट की वजह से थर्मोक्लाइन लेयर में एक बड़ा छेद बन चुका है। इसी छेद से अब समुद्र के कई खतरनाक जीव ऊपर की ओर आ रहे थे। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। तभी मोंटेस एक बार फिर लौट आता है, इस बार स्पेशल सूट पहनकर समुद्र की सतह तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर मैक और डीजे को सीसीटीवी फुटेज से आखिरकार पता चल ही जाता है कि जैस ने उन्हें धोखा दिया है। इसी बीच हिलरी के आदमी माना वन रिसर्च बेस पर आ पहुंचते हैं। उनका मकसद साफ है, मैक और डीजे को मारना। लेकिन दोनों समझदारी से काम लेते हैं और उनके चंगुल से बचते हुए समुद्र में कूद जाते हैं। फिर वह रिसर्च बेस के नीचे वाले हिस्से से वापस अंदर आ जाते हैं, पर हिलरी के आदमी वहां भी पहुंच जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। उधर समय रहते जूमिंग और जोन्स वहां पहुंच जाते हैं और दोनों साथियों को बचा लेते हैं। अब एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मोंटेस भी उस बेस पर पहुंच चुका होता है। वहां वह जैस से मिलता है और उसे किस करता है, जिससे साफ हो जाता है कि दोनों कपल हैं। तभी इन दोनों की नजर समुद्र की ओर जाती है, जहां से 3 मेगालोडन शार्क थर्मोक्लाइन लेयर को पार करते हुए ऊपर आ चुकी थी। जैस ये देखकर घबरा जाती है और तुरंत हिलरी को इस बारे में बताती है। हिलरी बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि इस कंट्रोल रूम की मजबूत कांच को कोई भी शार्क नहीं तोड़ सकती। लेकिन जैसे ही वो ये कहती है, एक विशाल शार्क तेज रफ्तार में आकर उस कांच को तोड़ देती है और जैस को वहीं खा जाती है। ये देखकर मोंटेस डर के मारे तुरंत कंट्रोल रूम से भाग खड़ा होता है। दूसरी तरफ जोनस और उसकी टीम एक बोट लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हिलरी के आदमी दूसरी बोट से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे लोग जोन्स की टीम पर गोली चलाने वाले होते हैं, तभी एक शार्क अचानक उभरती है और उन सभी को खा जाती है। इसके बाद जोन्स अपनी बोट में मौजूद सामानों से एक स्पेशल बम वाला हार्पून तैयार करता है। अब टीम फन आइलैंड की ओर बढ़ती है।
ये एक टूरिस्ट आइलैंड था जहां उस समय काफी लोग घूमने और मस्ती करने आए हुए थे। कुछ लोग एक बोट में पार्टी कर रहे होते हैं, तभी उनकी बोट हिलने लगती है और वे सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थर्मोक्लाइन से आया एक विशाल ऑक्टोपस उन पर हमला कर देता है और उन्हें खाने लगता है। उधर हिलरी और मॉन्टेस हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़ते हैं, मगरमच्छ जैसे दिखने वाले खतरनाक क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। डर के मारे हिलरी हेलीकॉप्टर की ओर भागती है और मोंटेस को भी बुलाने लगती है, लेकिन तभी एक क्रीचर उसकी आवाज सुन लेता है और आकर हिलरी को पकड़कर जंगल में ले जाता है। इधर जोनस और उसके साथी आइलैंड पर मौजूद लोगों को आगाह करते हैं कि यहाँ मेगालोडन शार्क्स का हमला होने वाला है। ये सुनते ही वहां भगदड़ मच जाती है। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी समुद्र से शार्क्स निकल कर आ जाती हैं और लोगों को खाना शुरू कर देती हैं। जोनस मेंग को छुपने को कहता है और अपने साथियों के साथ मिलकर हार्पून ढूंढने निकल जाता है ताकि वे शार्क्स का सामना कर सकें। वहीं डीजे और रीगा एक पुराने शेड में छुप जाते हैं, जहां से वे देखते हैं कि उन खतरनाक क्रीचर्स ने हिलरी के आदमियों पर हमला कर दिया है और उन्हें खा रहे हैं। उधर जोनस को एक जेट स्की मिलती है। वह तुरंत उस पर सवार होकर अपने साथ हार्पून लेकर समुद्र की ओर बढ़ जाता है ताकि इन खतरनाक शार्क्स का खात्मा कर सके। दूसरी तरफ मैक और जूमिंग एक वेयर हाउस में पहुंचते हैं, जहां उनका मकसद था बम बनाने के लिए नाइट्रेट ढूंढना। दोनों जल्दी जल्दी अलग अलग जगह खोजने लगते हैं, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ जाती है। हिलरी के आदमी, जो क्रीचर्स से बचते बचाते उसी वेयर हाउस में आ पहुंचते हैं। वे लोग तुरंत मैक और जूमिंग पर बंदूक तान देते हैं। अब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। उधर समुद्र में जोनस शार्क से बचते हुए पानी में गिर जाता है। शार्क तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जोन्स भी कहां हार मानने वाला था। वह तेजी से तैरते हुए जेट स्की की ओर भागता है। जैसे ही शार्क उसे पकड़ने आती है, जोन्स तेजी से जेट स्की स्टार्ट करता है और वहां से निकल भागता है। इसी बीच रीगा और डीजे भी क्रीचर्स से बचते हुए उसी वेयर हाउस में आ जाते हैं। हिलरी के आदमियों को अब एक साथ 4 लोगों पर नियंत्रण मिल गया था। मैक, जूमिंग, रीगा और डीजे सभी को बंधक बना लिया गया था। पर यहां जूमिंग दिमाग से काम लेता है। वह हिलरी के आदमियों को बातों में उलझाने लगता है और इशारे में डीजे को एक बटन की ओर धक्का देता है। जैसे ही डीजे बटन दबाता है, वेयर हाउस का गेट पूरी ताकत से खुल जाता है और बाहर खड़े खतरनाक क्रीचर्स अंदर घुस आते हैं। जैसे ही क्रीचर्स को इंसान दिखते हैं, वे सीधे हिलरी के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच जूमिंग के साथी नाइट्रेट का बैग उठाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब डीजे और रीगा एक कोने में पड़े फोन से इमरजेंसी टीम को कॉल करते हैं और तुरंत मदद भेजने की अपील करते हैं। वहीं दूसरी ओर मैक और जूमिंग तेजी से हिलरी के हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के पास भी एक क्रीचर मौजूद था। जूमिंग आगे बढ़ता है और जानबूझकर उस क्रीचर का ध्यान भटकाता है ताकि मैक हेलीकॉप्टर में सुरक्षित पहुंच सके। क्रीचर अब गुस्से में जूमिंग पर हमला कर देता है, लेकिन जूमिंग बहादुरी से उसका सामना करता है और एक फावड़े से उसे जोरदार वार करके मार देता है। अब वह हेलीकॉप्टर के फ्यूल पाइप को उठाता है और उसे हेलीकॉप्टर में जोड़ता है ताकि उड़ान भरी जा सके। जैसे ही मैक हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू करता है, जूमिंग अभी तक फ्यूल पाइप निकाल नहीं पाया था। वह पाइप निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। नीचे जमीन पर कई खतरनाक क्रीचर्स उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। तभी मैक एक स्मार्ट कदम उठाता है। वह हेलीकॉप्टर को थोड़ा झुकाकर फ्यूल टैंक की ओर फायर करता है। गोली लगते ही फ्यूल टैंक में धमाकेदार आग लग जाती है। विस्फोट की तेज लपटों से क्रीचर्स पीछे हट जाते हैं। जूमिंग जैसे तैसे वहां से भागता है और हेलीकॉप्टर में कूदकर मैक के साथ सुरक्षित निकल जाता है। दूसरी ओर जोनस का सामना एक खतरनाक शार्क से होता है, लेकिन हार्पून से शार्क को नुकसान नहीं पहुंचता। जब वह दूसरी शार्क पर हमला करता है, तो वह शार्क मर जाती है। जोन्स अपना आखिरी हार्पून फेंकने ही वाला था कि मोंटेस उसे गोली मार देता है, जिससे हार्पून गिर जाता है। इसी बीच समुद्र के किनारे एक भयंकर ऑक्टोपस आता है और लोगों पर हमला करता है। मेंग एक महिला को बचाने के लिए पानी में जाती है और जूमिंग भी मदद के लिए नीचे उतरता है, लेकिन ऑक्टोपस हेलीकॉप्टर पकड़ लेता है। जूमिंग अपना खुद का बॉम्ब लेकर दूर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर समुद्र में गिर जाता है। जोन्स की जेट्स एक शार्क से टकराती है, जिससे वह ब्रिज पर कूद जाता है, लेकिन शार्क जंजीरों में फंस जाती है और जोन्स नीचे गिर जाता है। मोंटेस ब्रिज पर गोलियां चलाता है, लेकिन जोन्स उसे लकड़ी से चोट पहुंचाकर पानी में गिरा देता है, जहां शार्क मोंटेस को खा जाती है।
जूमिंग ऑक्टोपस से लड़ता है और बॉम्ब फोड़ देता है, लेकिन ऑक्टोपस उसे फिर से पकड़ लेता है। तभी हाइकी आकर ऑक्टोपस को मारकर जूमिंग की जान बचाती है। इसके बाद जूमिंग हेलीकॉप्टर में फंसे मैक को बचाता है। जोनस एक शार्क को पास आते देख हेलीकॉप्टर के रोटर से पानी में कंपन करके उसे अपनी ओर बुलाता है और रोटर से हमला कर उसे मार देता है। अंत में सभी बचे हुए लोग किनारे पर पहुंचते हैं। जूमिंग हाइकी को अपने डिवाइस से मैसेज भेजकर दूर जाने को कहता है, जो वह मान जाती है। तभी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर आकर सभी को बचा लेते हैं। फिल्म खत्म होते होते सब खुश होते हैं और कहते हैं कि शायद हाइकी प्रेग्नेंट है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।